हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, जैसा कि ईवीएस का हमारा क्रमबद्ध चैप्टर चल रहा है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने ईवीएस की समरी की है जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पहुँचे हैं लेसन 7 पे, जिसका नाम है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 1/3, 2/3, 3/4 या फिर आधा? तो इसका जो सही जवाब है वो है 3/4, यानी कि ऑप्शन सी, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता को मापा जाता है हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? तो इसका सही जवाब है, जो आर्द्रता के मापने की इकाई है वो है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को ही आप नमी के नाम से जानते हैं तथा बैरोमीटर को वायु दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। अगला है, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों, समुद्रों में पाया जाता है? 17%, 37%, 77% या 97%? तो इसका सही जवाब है 97%। जो पृथ्वी पर मौजूद जल है वो जल और महासागरों में और समुद्रों में पाया जाता है। अगला है, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है, यानी कि जिसे हम यूज नहीं कर सकते? 1%, 99%, 49% या 2%? तो आपको बता दें, पृथ्वी पर 99% ऐसा जल है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? हैजा, पीलिया, चेचक, टाइफाइड और पेचिस? तो इसमें से जो चेचक है वो प्रदूषित जल से नहीं होती है, बाकी हैजा, पीलिया, टाइफाइड और पेचिस चारों ही प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है, मिनमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? कैडमियम, मरकरी, तांबा और लोहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मरकरी। मरकरी यदि पानी में घुल जाए तो वह मिनीमाता रोग को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, दूषित जल में फिटकरी डालने से जल साफ हो जाता है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, जल का प्रमुख स्रोत है महासागर, समुद्र, नदियां या वर्षा? तो वर्षा जो होता है वो जल का प्रमुख स्रोत है। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 सितंबर, 13 जनवरी या फिर 5 जून? तो आपको बता दें, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन के अलावा धूल के कण और जलवाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 78% जो है वो होता है नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तापगृह, लाल गृह, हरित गृह या नीला गृह? तो इसका सही जवाब है हरित गृह, जिसे आप ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? 2, 5, 6 या 10? तो इसका सही जवाब है, वायुमंडल जो है वो 5 परतों में विभाजित है, जिसे आप बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इन 5 परतों में हमारा वायुमंडल विभाजित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, वायु की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल जो है वो वायु की सबसे निचली परत है, जिसे इंग्लिश में आप ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ही वायुयान देखने को मिलता है। वायुयान जो उड़ता है वो समताप मंडल में ही उड़ता है। और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं, उसके ऊपर आयन मंडल, और जो सबसे ऊपर होता है उसे बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो इसका सही जवाब है मध्य मंडल, यानी कि मीजोस्फीयर का जो तापमान होता है वह सबसे अधिक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको असत्य निकालना है कि कौन सा कथन असत्य है। जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, मृदा पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। हमारे लिए सिर्फ 1% ही जल उपयोगी है, तो यह भी सही है कि 99% अनुपयोगी है, तो 1% उपयोगी है। और जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, मृदा ये पर्यावरण के अजैविक घटक भी है, यह भी सही है। दूषित जल पीने से शरीर में विकलांगता आती है, यह भी सही है। गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता, तो ये गलत है। जल प्रदूषण, गर्म जल पीने से जो जल का प्रदूषण होता है वो खत्म हो जाता है। जो जल की गंदगी होती है वो खत्म हो जाती है, ना कि प्रदूषण नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि यही गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नाइट्रोजन गैस जलने में सहायता करती है, नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहायता करती है। अगला है, किस मंडल में ओजोन गैस की परत देखने को मिलती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो जो समताप मंडल है, जिसे आप स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ओजोन परत देखने को मिलती है, और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही वायुयान उड़ती है। और जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे भोजन के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन बनाने की क्रिया को पूर्ण करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ धूल के कण दिए हुए हैं और उनको प्रभावित करने वाली बीमारियां दी हैं, तो यहाँ पर आपको मैच करना है। पहला जो कण है वो है कोयला कण। कोयला कण से कौन सी बीमारी होती है? तो कोयला कण से एंथ्राकोसिस नामक बीमारी होती है। फिर दिया कपास कण। कपास कण से श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। अनाज कण से बैगासोसिस होता है। और ऊन कण से जो होता है वो अनाज कण से कृषक फुसफुस होता है। और ऊन कण से होता है आपका सोट्रस रोग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र को किस इकाई से मापा जाता है? कैंडेला, डाइऑप्टर, डाप्सन या डेसिबल? तो इसका सही जो जवाब है वो है डाप्सन। ओजोन का जो छिद्र होता है उसे डाप्सन से मापा जाता है, जबकि ध्वनि जो होती है वो डेसिबल से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, स्टोन लेप्रोसी क्या है? किडनी में पथरी होना, पित्ताशय के अंदर पथरी होना, पत्थरों का गलना या अमाशय में पथरी होना? तो स्टोन लेप्रोसी जो है वो पत्थरों का गलना कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, लंदन धूम्र दिखाई देता है सुबह को, दोपहर में, शाम को या रात में? लंदन धूम्र जो होता है इसी को दूसरे भाषा में कोहरा कहा जाता है। तो यह सुबह के समय ठंडियों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा? सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी से वायु प्रदूषण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है? पहाड़ों में, जंगलों पर, समुद्री सतह पर या सप्ताप मंडल में? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, समुद्री सतह पर सबसे ज़्यादा वायुदाब देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पछुआ पवन उदाहरण है अस्थायी पवन का, मौसमी पवन का, स्थानीय पवन का या इनमें से कोई नहीं? तो पछुआ पवन जो होती है वो अस्थायी पवन का उदाहरण होती है। अस्थायी पवन वो होती हैं जो एक निश्चित दिशा में चलती हैं। इसका जो उदाहरण वो पूर्वा हवा या फिर पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। इसे अस्थायी पवन कहते हैं जो एक निश्चित दिशा में चलती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन
किसके पैमाने हैं? वायु, ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि? तो इसका सही जवाब है ऊष्मा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन या ऊष्मा के पैमाने माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी तापमापी में मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही जवाब है, जो डॉक्टरी पैमाना होता है उसमें मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण के द्वारा होता है? संवहन, विकिरण, आपन या चालन? तो इसका सही जवाब है चालन। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन के द्वारा होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की तरफ होता है, ऊष्मा वायु की कुचालक है, ऊष्मा वायु का सुचालक है या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो सत्य पूछा गया है तो इसमें से तीनों सही है। ऊष्मा वायु का कुचालक है, वायु ऊष्मा की कुचालक है, कांच ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंड की तरफ होता है। तीनों ही इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण या सभी के द्वारा? तो संवहन के द्वारा जो होता है वो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, बर्फ का गलनांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही जवाब है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो होता है वो गलना शुरू कर देता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो बॉयल हो जाता है। अगला प्रश्न है, कांच उदाहरण है पारदर्शी वस्तु का, अपारदर्शी वस्तु का, पारभासी वस्तु का या इनमें से किसी का नहीं? तो जो कांच होता है वो पारदर्शी वस्तु का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, छाया निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का मार्ग एक सरल रेखीय होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है या सर्पिलाकार होता है? तो जो प्रकाश का मार्ग होता है वह एक सरल रेखा में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित किसी दर्पण के उपयोग पर विचार कीजिए। इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग आँख, कान, नाक और दांतों के डॉक्टर करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वो कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग इन 3 चीज़ों में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में, फेस देखने के लिए और आँख, दांत, नाक, कान के डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रात में तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का वक्ष विक्षेपण? तो इसका सही जवाब है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात के जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, वर्ण विपेक्षण में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 4, 5, 7 या 9? तो इसका सही जवाब है 7। वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन सी। अगर आपको बताएं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह निम्न 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वो 7 रंग कौन कौन से हैं जिसे आप विबग्योर के नाम से जानते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसे आप बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग के नाम से जानते हैं। इन्हीं 7 रंगों में जब वो प्रकाश जो होता है वो विभाजित हो जाता है तो इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे शॉर्ट भाषा में आप विबग्योर के नाम से याद रख सकते हैं। इंद्रधनुष का जो रंग होता है इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है? तो पहले आप जानिए प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है। जब सूर्य का प्रकाश धूल, धुएं एवं अन्य सूक्ष्म कणों पर गिरता है तो वह विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है
उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना, दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना, दोनों ही प्रकाश प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। इसके अलावा आसमान का नीला दिखना, समुद्र के पानी का नीला दिखना, अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देना, क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ये सब प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा होने वाली घटनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग आता है? तो इसका सही जवाब है नीला। अगर आप बिब ग्योर की परिभाषा से देखेंगे तो आपको बैगनी यानी कि वायलेट, तो आपको और बैगनी और जामुनी, जामुनी यानी कि आपको इंडिगो, उसके बाद आपको जो है बी दिया है यानी कि ब्लू, नीला रंग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि आवृत्ति की इकाई है डेसिबल, हर्ट्ज, माइक्रोमीटर या बार? तो इसका सही जवाब है ध्वनि की डेसिबल है। अगला प्रश्न है, समान बातचीत की तीव्रता होती है 100 डेसिबल, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल? तो इसका सही जवाब है 60 डेसिबल समान बातचीत की तीव्रता होती है। अगर आपसे समान श्वास की तीव्रता पूछी जाए तो 10 डेसिबल होती है, और फुसफुसाहट, जो लोग धीरे धीरे एकदम फुसफुसाहट की बात करते हैं, उसकी तीव्रता 30 डेसिबल होती है, और व्यस्त यातायात में जो बात किया जाता है उसकी तीव्रता 70 डेसिबल, और आकरणीय ध्वनि जो होती है वो 80 डेसिबल से अधिक होती है। समान बातचीत 60 डेसिबल, समान श्वास 10 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, व्यस्त आयात 70 डेसिबल और अकिरणन ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक होती है। अगला है, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होती है, उनकी ध्वनि का त्वरत्व ज़्यादा होता है, उनकी ध्वनि की गुणता अधिक होती है, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उनकी जो ध्वनि की तारत्व होती है वह ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी जो आवाज़ होती है वो अधिक पतली होती है। तारत्व क्या होता है? तारत्व से ध्वनि के मोटे या भारी या क्षीण होने का पता चलता है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि पतली या तीक्ष्ण हो जाती है, जैसे महिलाओं की सीटी की आवाज़ पतली होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 10 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर या 21 मीटर? तो इसका सही जवाब है 17 मीटर। लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन से जीव अश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं? तो हाथी, गैंडा और व्हेल, या तीनों ही अश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जल्दी से हम 1000 सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ जाएँ। थैंक यू सो मच।